नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों को करंट अफेयर्स जो दिसंबर 2024 के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट जिनको हम जल्दी जल्दी एक तरीके से ये जो सेशन होने वाला ये फ्लैशबैक सेशन होना है जिसमें हम हाइलाइट्स पढ़ेंगे, जिससे हम साल भर में जितनी भी 2024 के महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट मुद्दे रहे उन पे एक बार नजर डाल लें। ये जो दिसंबर में, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है यूपीएपी और जुडिशरी के लिए, 2025 की जो करंट अफेयर्स है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम 2024 को एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं, जिससे हमको जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ें रही हैं 2024 में, जो चीजें घटी हैं उस पर एक हमारा कर्सरी माइंड में एक ग्लैंस बन जाए, एक समझ पैदा हो जाए। तो हम इस उद्देश्य से आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ। जो मनमोहन सिंह है, जिनके लिए जो हमारे देश में जब वो मरे, जो कि यहाँ के प्रधानमंत्री भी रहे, कांग्रेस की जब सरकार रही, तो सात सात दिन का उनके लिए शोक भी मनाया गया। जो मनमोहन सिंह है उनकी इम्पोर्टेंस इस वजह से बढ़ जाती है क्योंकि उन्होंने जो एलपीजी की पॉलिसी हम देख रहे हैं, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए हैं, किस प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन और रेपिड मॉडर्नाइजेशन की ग्रोथ हुई है, कहीं ना कहीं उनका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जब फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 का चल रहा था तो उस समय में और उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो वन नेशन वन इलेक्शन की है, कि पूरे देश में एक इलेक्शन प्रणाली पर बात की गई, एक इलेक्शन सिस्टम बनाया जाए। जो ये इलेक्शन अलग अलग समय पे अलग अलग टाइम पे होते हैं, इसमें पैसा, मैन पावर, सिक्योरिटी और ये जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसमें एक प्रकार से अवरोध उत्पन्न करते हैं। जो ये साल भर जो अलग अलग जगह पे इलेक्शन चलते हैं, इससे प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो ये वन इलेक्शन वन नेशन की जो बात है, इस पे अभी बहस छिड़ी हुई है। तो ये एक इलेक्शन को सिंक्रोनाइज करने के लिए एक तरीका है, जिससे हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है और एक्सपेंडिचर है उसको कम कर सकें। तीसरा जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो इंडिया ने एग्जिट कर दिया है WHO के HBHI ग्रुप से। जो मलेरिया के केसेस पे उसने उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं प्ले कर पाया या वो सपोर्ट नहीं दे पाया। तो ये मैं जैसा आप लोगों को बताया हूँ कि ये फ्लैशबैक सेशन है, तो यहाँ हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम एक ऊंचा ऊंचा उस पर अनुभव लगा लेंगे, जिससे हमको आसानी होगी ये सारी चीजें समझने में। 21 दिसंबर को जो है वो मेडिटेशन डे मनाया जाता है। मेडिटेशन हमारे जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, कैसे पीस लाता है, कैसे हारमोनी लाता है, कैसे हमारे बॉडी माइंड को बैलेंस करता है। इन्हीं सारी चीजों पे जो 21 दिसंबर को वो मेडिटेशन के बारे में बात करता है, कि मेडिटेशन के जरिए कैसे हम अपनी जो स्पिरिचुअल या मेंटल हेल्थ है उसको बेहतर बना सकते हैं, और बेहतर अपने माइंड का जो एक बैलेंस है या जो अपनी एनर्जी है उसको सब्लिमेशन कर सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं और बेहतर तरीके से चीजों को समझ सकते हैं, अपने अंदर क्रिएटिविटी पैदा कर सकते हैं, जो हमारे माइंड को पीस देता है, शांति देता है, हमको कंट्रोल हम अपने माइंड पे कर पाते हैं। या जो भी हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं उन पे हमारा एक प्रकार से ऑब्जर्वेशन, जैसे माइंडफुल के जरिए टेक्निक्स होती हैं मेडिटेशन की, इन सब चीजों पे ये बात करता है। मेडिटेशन अलग अलग चीजों पे, ह्यूमन की हेल्थ पे इसका कितना बड़ा रोल है। मेडिटेशन अपने आप में एक हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिस है जो करी जाती है, जिससे जो जितनी भी समस्याएं हमारे इनर जो सिस्टम है या इनर कॉन्साइंस है, हमारे कॉन्शियसनेस को एक बेहतर रिलीफ मिल सके। तो इस सब चीजों के लिए मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। अलग अलग जगह पे अलग अलग मेडिटेशन के बारे में भी बात की गई, कहीं योग के बारे में बात की गई है, कहीं ध्यान के बारे में, कहीं मुद्रा के बारे में, कहीं कथारसिस के बारे में बात की गई है। तो ये सब मेडिटेशन के ही रूप हैं। हेमंत सोरेन जो है, हेमंत सोरेन के बारे में पूछा जा सकता है, जो अरेस्ट हो गए लैंड स्कैम से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेमंत सोरेन कौन है। तो ये सीएम रह चुके हैं, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो लैंड स्कैम में उनके खिलाफ ये सब चीजें हुई हैं। फार्मर ने जो प्रोटेस्ट करा मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर, आप देखे कि अलग अलग धरना चलते रहे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है जिन पे मैं नजर डालना चाह रहा हूँ। जो साइक्लोन
रेमल है वो वेस्ट बंगाल में आया। तो आपको पता होना चाहिए कि रेमल क्या है, एक साइक्लोन है जो वेस्ट बंगाल में आया। फिर साइक्लोन तेज आया। अब साइक्लोन आप जानते हैं कि क्या होते हैं, दो प्रकार के। एक प्रकार से जब प्रेशर बेल्ट होती है, हवाओं का जो एयर सर्कुलेशन होता है उसमें एक प्रकार से हम कह सकते हैं एयर सर्कुलेशन में जब डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है, तो जब हवाएं जो होती हैं हाई प्रेशर की तरफ बढ़ने लगती हैं, तो जो ये हवा होती है ये समुद्र से या पानी जो भाप बन के ऊपर जाता है तो ये बवंडर लाता है। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसमें परिवर्तन क्रिएट करता है, जिससे क्लाइमेट चेंज में जो होता है डिस्टरबेंस होता है। हवाएं की होने की वजह से जो क्लाइमेट चेंज होता है उसकी वजह से एयर सर्कुलेशन जो है वो हाई एयर सर्कुलेशन या लो एयर प्रेशर का जो खेल होता है, अगर लो एयर प्रेशर बनता है तो हवाएं ऊपर की ऊपर उठती हैं। जब ऊपर की ऊपर उठती हैं तो गर्म हवाएं ऊपर जाके संतृप्त होती हैं, सैचुरेट होती हैं, जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार के जो पानी होता है, पानी ज्यादा बरस जाता है, उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन आता है, बहुत ज्यादा हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से मानव हेल्थ, प्रॉपर्टी, सब चीजों को खतरा होता है। तो ये सारी चीजों पे मैं आप लोगों को ये जो क्लाइमेट चेंज का एक तरीके से हम कह सकते हैं क्लेमेटोलॉजी का पार्ट है जो बनती हैं जनरली। ये जो साइक्लोन आते हैं, एंटी साइक्लोन होते हैं, जहाँ पे जो ये चीजें होती हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलती हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हवाएं होती हैं वो प्रेशर अंदर की तरफ लगाती हैं, जिससे जो आई वॉल होता है वो ऊपर की तरफ उठता है। जबकि एंटी साइक्लोन में जो होता है जो हमारे और एयर की चीजें होती हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जहाँ सर्कुलेशन ऊपर नीचे होता है। ये सारी चीजों पे बात कर किए जाती है। तो इन्हीं सारी चीजों का परिणाम है जो साइक्लोन आते हैं या एंटी साइक्लोन आते हैं। तो साइक्लोन तेज जो है वो अराबियन सी पे आया। तो अब हम चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट जो डी गुकेश हैं, जिनको हम जानते हैं कि ये चेस के बहुत ही बेताज बादशाह हैं। उन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियन 2024 में जीती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप है वो किसने जीती। तो आपको पता होना चाहिए कि डी गुकेश हैं जिन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियन जीती है। अब जीडीपी की ग्रोथ है जो 8.4 आंकी गई है। जीडीपी क्या होता है, हमारी कंट्री पे जितने भी गुड्स एंड सर्विस बनते हैं किसी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, उसी को जीडीपी बोला जाता है कि ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब हमारे जो डोमेस्टिक पे चीजें बनती हैं उसमें उसका ग्रास टोटल कितना है। पूरी कंट्री में जितनी भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो चाहे बिस्कुट बन रहा हो, चाहे अचार बन रहा हो, चाहे कोई सर्विस हो किसी चीज की, चाहे वो एजुकेशन की सर्विस हो, चाहे हेल्थ की सर्विस हो, चाहे सैनिटेशन की सर्विस हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विस हो, जितनी भी सारी चीजें जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और जिसकी भी उतना जिस पे कितना लैंड फैक्टर कास्ट जो हम पढ़ते हैं कि उसमें कितना लैंड, कितनी कैपिटल, कितना रेंट जा रहा है, कितना प्रॉफिट, वो सब जीडीपी का ही पार्ट है। तो जो जीडीपी ग्रोथ है वो 8.4 इस बार आंकी गई है। आरबीआई का रेपो रेट है जो 6.5 है। जब आरबीआई किसी कमर्शियल बैंक जो छोटी छोटी बैंकों को लोन देती है तो उस पे वो कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है, और उससे वो जो बैंकों होती हैं छोटी मोटी कमर्शियल बैंक या शेड्यूल बैंक उनको पैसा देती है, और उनसे फिक्स अमाउंट पे या कुछ अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करती, तो उसी को हम रेपो रेट बोलते हैं। लेकिन जब कभी कभी जिससे वो क्या होता है, सर्कुलेशन जो मनी का है वो इकोनॉमी पे, सोसाइटी पे वितरित कर सके, और जितने भी फाइनेंशियल कंट्रोल कर सके पूरी इकोनॉमी को। अगर ज्यादा पैसा सोसाइटी में पहुंच रहा है या इकोनॉमिक सोसाइटी में इकोनॉमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है तो उसको कैसे रिड्यूस करना है, तो एक्स्ट्रा चार्ज लगा देती है। जब चार्ज ज्यादा लगा देती है तो जो छोटी छोटी बैंक हैं वो नहीं लेती हैं लोन, क्योंकि उनको ज्यादा पैसा देना पड़ता है, जिससे वो मनी सर्कुलेशन या जो मनी सप्लाई मार्केट में है उसको बैलेंस कर पाती है। तो ये कुछ तरीके हैं जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनको हम मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति के अंदर जानते हैं। तो जब कभी मैं इन सारी चीजों के बारे में पढ़ाऊंगा तो हम बात करेंगे। हालांकि हम यहाँ पे अभी एक फ्लैशबैक करंट अफेयर्स पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएंगी। जो कॉर्पोरेट जो अभी कॉप की मीटिंग हुई है
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आपको बोला जाता है। तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जहाँ जो अलग अलग देश होते हैं, जो स्टेट एक्टर होते हैं, वो आके अपनी बात को रखते हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं जो डिप्लोमेसी के मामले हैं, या ग्लोबल डिप्लोमेसी है, या पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है, मरीन की डिप्लोमेसी है, या और कोई डिप्लोमेसी है, पावर की डिप्लोमेसी है। इन सारी चीजों पे, जैसे क्लाइमेट चेंज है, इन्वायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है, जेंडर जस्टिस के बारे में बात है, एआई के रेगुलेशन के बारे में बात है, टेररिज्म से रिलेटेड जो मामले हैं, क्लाइमेट चेंज है, और भी जो नई नई फील्ड इवेलुएट हो रही हैं जो कहीं ना कहीं खतरा बन रही है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, कोस्टल रीजन के जो इलाके हैं, या कैसे रिसोर्स का बेहतर तरीके से एक कंट्री दूसरे कंट्री पे अपना जो एफडीआई है, इन सारी चीजों पे जब बातचीत होती है, मैनेजमेंट होता है, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन होता है, ग्लोबल पार्टनरशिप होती है, तो ये सब चीजें जो होती हैं, ये एनर्जी से रिलेटेड जो ट्रांजिशन होता है, या कोई कहीं पे समिट होती है, या कोई कहीं पे एग्जीबिशन होता है, या कोई कहीं और कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होती हैं, तो ये सब जो होती हैं, क्योंकि अब हम ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं, तो ये सब चीजें उन्हीं का पार्ट है। तो जो काइप 29 वो अजरबैजान में हुआ, जिसमें क्लाइमेट चेंज और एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर बात की गई। अब पेरिस ओलंपिक की बात करते हैं, तो पेरिस ओलंपिक में इंडिया ने 10 मेडल जीते, जिसमें से 3 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल पेरिस ओलंपिक में जीता। पेरिस ओलंपिक में जो अभी ओलंपिक्स हुए, उसमें भारत ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली। अब विम्बलडन 24 का जो इस बार का खिताब हुआ, जो एक टेबल टेनिस प्रतियोगिता होती है विम्बलडन, जो कि जनरली यूके में इसके जो है ये खेला जाता है। ये जनरली ग्रास कोर्ट का टूर्नामेंट होता है, जिसमें इस बार का 2024 का कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन से आते हैं, जो एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं। इस समय उनका काफी, उन्होंने हर लमसम जितने भी टूर्नामेंट होते हैं उनमें बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। अभी के समय में नंबर 1 रैंकिंग पे हैं कार्लोस अल्काराज, और जैनिक सिनर के बीच में आप हमेशा मुकाबला देखते रहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पद्म अवार्ड दिए गए, जिसमें से जो सुधा मूर्ति है उनको मिला, और कुनूरू हम्पी जो चेस की प्लेयर है उनको मिला। तो पद्म अवार्ड जो है सुधा मूर्ति और कुनूरू हम्पी को दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जिनके बारे में बात करना चाहता था। इस बार जो नोबल पीस प्राइज लिटरेचर में मिला है, वो जॉन फोसे को मिला है, जो नॉर्वे से आते हैं। लिटरेचर के क्षेत्र में जॉन फोसे जो है अपना काम करे हैं, जो कि नॉर्वे देश कंट्री से आते हैं। तो इसके इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लिटरेचर अवार्ड के लिए जॉन पीस प्राइज दिया जाता है, नोबल पीस प्राइज लिटरेचर से संबंधित, जॉन फोसे, नॉर्वे। तो अब चलते हैं डिफेंस एक्सपोर्ट की तरफ। तो इस बार जो हमने डिफेंस एक्सपोर्ट में काफी बेहतरीन करा है, हमने 3 बिलियन का एक्सपोर्ट करा है। तो ये दर्शाता है कि हम कितना ज्यादा जो चीजें हैं बेच रहे हैं। इसका मतलब हमारी कंट्री की मैन्युफैक्चर जो यूनिट्स हैं वो बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। हम अपने को सेल्फ सफिशिएंट बना रहे हैं, हम अपनी सिक्योरिटी इंटीग्रिटी को मजबूत कर रहे हैं। युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और यूएस के बीच की गई, जो अलास्का में की गई। तो ये जो अभ्यास एक्सरसाइज होती हैं, ये कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन लाती हैं। एक दूसरे से देश की कंट्रियां जो हैं उनसे इनोवेशन टेक्नोलॉजी में आदान प्रदान करती हैं, पार्टनरशिप करती हैं, अपनी कंट्री की सोरेनिटी टेरिटरी को मजबूत करती हैं। कोस्टल इलाके जो हैं, या जो मरीन सिक्योरिटी है, मरीन जो प्रॉस्पेरिटी है, उसको बेहतर करती हैं, एक दूसरे को रक्षा सहयोग प्रदान करती है। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे इंडिया जापान में है, जो धर्म गार्जियन के नाम से एक्सरसाइज हर साल होती है। इंडिया फ्रांस में वरुण के नाम से एक्सरसाइज होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिनके बारे में मैं बात करना चाह रहा था। फिर निसार मिशन प्रोजेक्ट आया। निसार में जो नासा और हमारा इसरो है, उसने इसमें मिलकर एक मिशन बनाया है, जहाँ ये अर्थ इकोसिस्टम पे मैप बनाएंगे, वहां की जानकारी एकत्रित करने के लिए कि वहाँ कितना पानी है, वहाँ कितनी संभावनाएं है, क्लाइमेट चेंज वहाँ का कितना है, कौन कौन से वहाँ बेहतर जो रसायन है वो मिल सकते हैं, कैसे वहाँ एक्सप्लोरेशन करके वहाँ की जो पॉसिबिलिटी है ह्यूमन की लिविंग की, या जो और इम्पोर्टेंट रिसोर्स
के जो चीजों को कैसे लाया जा सकता है या कितनी पॉसिबिलिटी है, कौन कौन सी चीजें हैं जो अर्थ इकोसिस्टम से मैपिंग करके हम उससे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का मिशन है जो कहीं ना कहीं जो हमारा अर्थ एक्सप्लोरेशन है या जो हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी है या स्पेस मिशन है उसको कैसे और बेहतर तरीके से उसकी तह तक जाया जा सकता है, इसके बारे में निसार मिशन जो है इंडिया, इसरो और नासा ने मिलकर इसको डेवलप करा है। तो अब चलते हैं पीएम सूर्य योजना, जो कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी देगी, जिससे नया सोशल चेंजमेंट आएगा, साइकोलॉजिकली परिवर्तन होगा, और जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी से जितने भी लोग हैं, कम्युनिटी है, उनको फायदा मिलेगा। 1 करोड़ जो होम को ये फायदा देगी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। पेरिस ओलंपिक हुआ जिसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता और निखत जरीन को बॉक्सिंग के क्षेत्र में सिल्वर मेडल मिला। और इस बार की जो G20 प्रेसिडेंट समिट हुई उसमें ब्राजील में आयोजित हुई। अभी क्वाड के जो एक है जो कि टोक्यो में मनाया गया। क्वाड एक प्रकार का संगठन है कुछ कंट्रियों के बीच में, जिसमें से इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने इस पे अपनी भागीदारी रखी, अपनी बातचीत को आगे बढ़ाया। जो वर्ल्ड की डिप्लोमेसी है या फ्यूचर जो इंटरनेशनल ऑर्डर में कॉन्फ्लिक्ट है या किस प्रकार से प्रोग्रेस किया जाए या कैसे एक बैलेंस अप्रोच के साथ जो प्रॉब्लम दिन का दिन, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो, साइबर टेररिज्म की हो, साइबर फ्रॉड की हो, साइबर कॉपरेशन की हो, इन पे महत्वपूर्ण चर्चा की गई, गहन अध्ययन किया गया और फ्यूचर में कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जाए, किस प्रकार से इम्पॉसिबल जो इनके आउटकम है इनको बैलेंस किया जा सके और एक बेहतर इंटरनेशनल ऑर्डर बनाया जा सके, उसके लिए जो क्वाड समिट हुई वो टोक्यो में घटित हुई। COP29 जो अजरबैजान में हुई, जिसमें क्लाइमेट फाइनेंसिंग के बारे में और ग्रीन एनर्जी और ट्रांजिशन के बारे में बात की गई। हंगर इंडेक्स में कि जो हंगर है, किसी देश में हंगर के कई कारण है कि वहां कितनी गरीबी है, रिसोर्स का इक्वली एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, यूज नहीं हो रहा है, या वहां की जमीन कैसी है, फर्टिलिटी वहां कितनी की, बहुत सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट वहां कितना विकास करिए, कितना डेवलप्ड है वहां की कंट्रियां, और वहां कितने ज्यादा रिसोर्स हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है, ये सारी चीजें हंगर के बारे में बात करती है। फूड सिक्योरिटी की वहां समस्या कितनी है, या जो चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो वहाँ प्रोडक्टिविटी को रोक रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ हंगरनेस है या गरीबी के क्या कारण है कि प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है, प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है, प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रॉपर नए नए जो मैकेनिकल या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो चीजों पे बदलाव संभव हो सकता है, या सरकार के पास प्रॉपर फंड नहीं है, या उनके पास जो मैन है या स्किल नहीं है, कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से जो हंगर इंडेक्स गरीबी आ रही। तो इस बार इंडिया ने 125 पायदान से छलांग लगा के 111 पायदान पे आई है। HDI जो होता है, जिसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं, कि ह्यूमन को कैसे डेवलप करोगे, एजुकेशन के जरिए, हेल्थ के जरिए, स्किल के जरिए, पीस के जरिए और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के जरिए। तो ये कुछ आयाम है, या इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, ये सारी चीजें हैं। उसकी कैपेबिलिटी अप्रोच, इनकम अप्रोच, वेल्थ अप्रोच, रिसोर्स का अप्रोच, ये सारी चीजों पे हम इससे लगा सकते हैं। तो इस बार इंडिया को जो है 2024 में 134 पायदान पर रखा गया। प्रेस के मामले में यहाँ बहुत ज्यादा सेंसरशिप है, अधिकतर लोग जो प्रेस में हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियां होल्ड करती हैं, जो ट्रांसपेरेंसी है वो बिल्कुल ना के बराबर है। जो प्रेस है वो कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी पार्टी है उनका सपोर्ट कर रही है, या वो रियल न्यूज नहीं दिखा रही है, फेक न्यूज दिखा रही है, TRP के लिए काम कर रही है। जैसे आप लोग आजकल प्रेस में देख रहे हैं, कोई आलिया भट्ट को बुला रहा है, कोई बड़े बड़े जो ये विज्ञापन हो रहे हैं उनको होल्ड कर रहा है, बड़ी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, और जो ग्राउंड रियलिटी पे गरीबी है, इन्फ्लेशन है, और जो प्राकृतिक समस्याएं हैं या इकोनॉमिक समस्याएं हैं या जो भी चैलेंजेज है उन पे कोई बात नहीं करना चाह रहा है। और जितने भी बड़े बड़े ये माफिया हैं, कैपिटलिस्ट हैं, ये सब जितनी भी प्रेस एजेंसी है, इनको एक इंडिपेंडेंट बॉडी होल्ड कर रही है, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी ना के बराबर है।
जो सीनियर पत्रकार हैं वही उन सब चीजों को चला रहे। जूनियर पत्रकार जो भी हैं उनकी बात को आज की सरकार में ये सब चीजें नॉर्मल है, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से माफियाइजेशन है, पॉलिटिकल जो ऑटोनॉमी है वो बिल्कुल ना के बराबर है। तो ये सारी चीजें जो प्रेस फ्रीडम को कहीं ना कहीं कम करती हैं। डेमोक्रेसी पे एक हम कह सकते हैं ये तमाचा है, कहने का डेमोक्रेसी है, लेकिन यहाँ प्रेस वालों को देखो दिन दहाड़े उनके प्रेस को गाड़ी के नीचे दबा दिया जाता है। कोई बड़े नेता से सवाल करो तो सवाल का जवाब ही नहीं देते हैं। तो ये जो चौथा मीडिया को पिलर बोला जाता है फंडामेंटल का राइट्स का, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से सवालिया निशान पैदा करता है। तो अब ये आप लोगों के ऊपर है, आप इस पे अपना विचार रखिए और समझने का प्रयास करिए। तो इसीलिए हम 180 रैंकिंग जो नापी गई 180 कंट्री में, जो हमारी 180 रैंकिंग में हम 169 रैंक पे आए हैं। तो ये सोचने की बात है। कुछ बुक्स लिखी गई जिसमें वाई भारत मैटर की भारत क्यों मैटर करता है। तो जो हमारे फाइनेंस इस बार के जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनके द्वारा ये किताब लिखी गई है। माओरिक इफेक्ट जो है वो हरीश मेहता के द्वारा लिखी गई है। मनोज बाजपेयी की किताब है कि उन्होंने कैसे कुछ चीजें स्टोरी की, सिनेमा की अनटोल्ड स्टोरी है उनकी सिनेमा के ऊपर, वो मनोज बाजपेयी अनटोल्ड स्टोरी को पीयूष पांडे के द्वारा लिखा गया। अवार्ड जो है इस बार पद्म विभूषण कुछ इंपॉर्टेंट महान हस्तियों को दिए गए, जिसमें सुधा मूर्ति हो गई। बुकर प्राइस जो है प्रॉफिट सॉन्ग को पाउल लिंच के जो प्रॉफिट सॉन्ग है उसको दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है जिनके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो इस बार है उसको जैनिक सिनर ने जीता है, जो कि इटली से आते हैं। विबलेंडम जो है कार्लोस अल्कराज ने जीता है। यूएस ओपन नोवाक जोकोविक जो कि स्टार प्लेयर है, जो हम राफेल नडाल के बाद दूसरा एक ऐसा टेनिस है जिसने लाइफ टाइम हम कह सकते हैं कि उनसे बड़ा प्लेयर अब कोई हिस्ट्री में नहीं आएगा, जो सर्बिया से आते हैं। अब संजीव खन्ना को इस बार जो है कमेटी इलेक्टोरल रिफॉर्म का बना दिया गया, कमेटी में रखा गया। के राधा कृष्णन कमेटी जो है वो कैसे जो इसरो का फ्यूचर रोड मैप डिसाइड करेगी, जो हमारी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, उसको किस प्रकार से फ्यूचर में स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस पॉसिबिलिटी, स्पेस टूरिज्म, इन सारी चीजों पे एक कमेटी बैठा ली है, जिससे हम अपने स्पेस को और स्ट्रेंथन कर सकें और स्पेस में अपने को ग्लोबल पावर बना सके। तो अब इंडिया फॉरेक्स रिजर्व में, जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है वो 650 बिलियन पहुंच चुका है। डेविस कप जो है इस बार का इटली ने इसके टाइटल जीता है। बुक जो है ब्रेकिंग माउल्ड वो रघुराम राजन और रोहित लांबा के द्वारा लिखी गई है। गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो इंसर्जेंसी जैसी समस्याएं होती हैं, जो गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकना चाहती हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी से संतुष्ट नहीं है, या ये कुछ माओवादी लोग हैं जिनके जो सरकार से तनातनी किसी भी चीज पे या इनका एक्सप्लॉइटेशन किया गया है, या इनको जो इनकी मांग है उनको नहीं पूरा कर, तो ऐसे ग्रुप्स जो होते हैं वो हमेशा इंसर्जेंसी करते रहते हैं उसी को काउंटर करने के लिए। जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इस प्रकार की चीजें होती रहती हैं, जैसे मतई कम्युनिटी है, ये सब जो कम्युनिटी है, बोहरा कम्युनिटी है, ये सब यहाँ पे नॉर्मल है ये चीजें। अभी मणिपुर में आप लोगों ने देखा ये सारी चीज। तो गरुड़ शक्ति जो है वो इंडिया और इंडोनेशिया इसके बारे में बात करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 2024 के एक नजर में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था, जिससे मैं 2024 में आपका रिवीजन कर सकूं, और आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहें, मुस्कुराते हंसते रहें और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल से जुड़े रहें। तो फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल को जुड़े रहे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।